नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और मैं आपका बलवंत सर स्वागत करता हूं इस चैनल पे। आज आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, यानी बार बार आपके कमेंट आ रहे हैं, सर मैं ये है, मेरा पापा गवर्नमेंट जॉब में है, ये नहीं है, वो नहीं है, इस प्रकार की सारी दिक्कतें मैं एक एक कवर करूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आप अगर देखोगे तो आपको कहीं पे भी अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं, भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इस वीडियो को, इस जो नोटिफिकेशन को पूरी तरीके से पढ़ के सब कुछ अलग अलग निकाल के आपको एक एक चीज बताऊंगा, जितने भी आपके कमेंट है कैंडिडेट होने के रूप में। ठीक है, सारी चीजें क्लियर की जाएगी। यानी मैंने अपना फॉर्म जो भरा हुआ था वो भर दिया है, वो सारी चीजें बताऊंगा, कैसे अप्लाई किया, क्या क्या मेरे पास था, मैंने किसको विड्रॉ किया है या मैंने क्लेम किया है। ठीक है, सभी को फॉर्म भरना है। किस किस को फॉर्म भरना है एक एक बात बताऊंगा। आप 3,57,000 कैंडिडेट में से किस किस को फॉर्म भरना है, किसको नहीं भरना। आपके दिमाग में आप पे प्रोविजनल नहीं लिखा हुआ, फॉर्म अप्लाई नहीं करना। ये आज का नोटिस है, उसके अंदर ध्यान से पढ़ लेना। फिर भी आपको करना पड़ सकता है अगर प्रोविजनल नहीं लिखा हुआ। तो कौन है वो, सब गलत तरीके से बता रहे हैं। इसको मैं एक सच्चाई के साथ, देखो, एक एक चीज को कवर करके बताऊंगा। नोटिफिकेशन को पूरी तरीके से रीड किया है, भागने की कोशिश नहीं की है, आराम से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आपकी ही कमी रहती है कहीं ना कहीं। तो यूट्यूबर क्या कहते हैं, जल्दी से जल्दी वीडियो पोस्ट करने के चक्कर में रहते हैं बेचारे। ठीक है, भी ज़्यादा से ज़्यादा व्यू लिए जा सकें, लेकिन वो इसलिए नहीं बना पाते लंबी वीडियो, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो आप देखते नहीं हो, फिर आपके दिमाग में डाउट बना रहता है। मैं गारंटी शुदा कह सकता हूँ, अब तक आपने 10-15 वीडियो या 15-20 वीडियो देख ली होंगी, लेकिन फिर भी आपके वो डाउट क्लियर नहीं हुए जो क्लियर करना चाहते थे। आज एक एक डाउट क्लियर करूंगा पूरा। अगर इस वीडियो का बढ़िया रिस्पॉन्स, आपने ज़्यादा लाइक किया, शेयर किया, ज़्यादा कमेंट करके, तो इस ऐसी वीडियो आपके लिए जो भी आएगी आगे से नोटिफिकेशन, उसकी फुल डिटेल बताऊंगा एक एक शब्द के साथ। ठीक है ना, पूरा पढ़ के उसको पूरे तरीके से। ठीक है, उसके बाद आप टेक्निकल भर्ती से जुड़े हो, यानी एएलएम, लाइनमैन से, ऐसे जीएसओ जेई से जुड़े हुए हो, इलेक्ट्रिकल की थ्योरी पढ़ना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। निःशुल्क बैच है, कोई भी पैसा नहीं है। यानी इस चैनल पे आइए, आपको थ्योरी, एमसीक्यू, पीवाईक्यू तक करवाए जाएंगे, वहां पर एज इट इज आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, निःशुल्क बैच है, कोई नहीं है। चैनल पे ही रेगुलर वीडियो आती रहती है, 1.5-1.5, 2-2, 2.5-2.5 घंटे की, 3-3 घंटे तक की वीडियो है। यानी अपने को पढ़ाने से मतलब है, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन से मतलब है। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा व्यू से मतलब नहीं है। आप कमेंट करके बताइए, जिन्होंने वीडियो देखी है वो सारे कमेंट करेंगे आज में, हमने देखी है सर, कितना मज़ा आया इलेक्ट्रिकल की थ्योरी पढ़ने में। मज़ा ना आया तो फिर भी आप कह सकते हो भी मज़ा नहीं आया सर, ठीक है ना, तो भी कह सकते हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता आपने पढ़ी हो और मज़ा ना आया हो। इसके बाद देखो, मैंने फॉर्म अप्लाई किया था, उसके अंदर क्या क्या थी सारी चीज़ें आपको बताऊंगा मैं किस प्रकार से। ये देखो मेरा फॉर्म है, ये मैंने प्रिंट आउट स्क्रीनशॉट लिए हैं ईडब्ल्यूएस वगैरह का। किन किन कैटेगरी वालों को, अगर आपके पास मैं बता दूं किन को फॉर्म भरना है, सारी चीज़ें एक एक देख लो, मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं। क्लियर है, यानी पब्लिक नोटिस क्या है, एक बात ध्यान से पढ़ो। आप पढ़ते नहीं हो, भागते हो। ठीक है, एक इंग्लिश में है बेचारा, मेरा जैसे का हाथ तंग होता है इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश तो आती है, इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि ऐसे कुछ वर्ड दिए होते हैं जो हमें नहीं आते। जरूरी नहीं है सबको आए, मुझे भी नहीं आते, है ना। पब्लिक नोटिस सीईटी 2022 का 38+ जिनके नंबर है उनको फॉर्म अप्लाई करना है। ये फॉर्म उनको भरना है। किसको नहीं भरना ये बताऊंगा। 3,57,000 में से कौन से कैंडिडेट नहीं भरना, उनके लिए कोई जरूरी भी नहीं है। ठीक है, हरियाणा पुलिस, मैं कह रहा हूँ हरियाणा पुलिस, हरियाणा डोमोसाइल, उनको भरना है। अदर जो बाहर से है उनको लिए कोई ज़रूरी नहीं है। यानी 38+ आपके नंबर है, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना। गलती हो गई तो क्रिमिनल केस 420 लग सकती है आप पे, ये बात उसके अंदर लिखा हुआ है भी। आप एक क्रिमिनल मान्य हो जाओगे, आपने गलत तरीके से अपनी एक पुष्टि करवाई है, जिसके कारण आप इस भर्ती से बाहर हो सकते हो। और आप नौकरी लग भी गए तो आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। बाकायदा इसमें पूरा हाईलाइट करके ये बात लिखी गई है। तो ध्यान से अपना फॉर्म आप भरें, कुछ भी नहीं है, मैं बता दूंगा। फ़ोन नंबर डालना है, ओटीपी डालना है, बस। उसके बाद आपको पढ़ लेना है क्या डालना है, वो चीज़ें भी बताऊंगा। यानी 38+ किस किस को भरना है जी, 38+ वाले को उसको भरना है जिसके पास कोई ना कोई कैटेगरी हो। यानी आप एससी में हो तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, आप ओबीसी में हो, बीसी ए में हो, बीसी बी में हो, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा।
ठीक है ना। क्यों भरना पड़ेगा मैंने बताया है, क्योंकि मेरी एक कैटेगरी है, उसके अंदर मैंने फॉर्म अप्लाई किया था, तो उस कैटेगरी के लिए मुझे भी प्रूफ करना पड़ा था, और ये उसके अंदर आया था, प्रिंट आउट तक आपको दिखाऊंगा। ठीक है ना। अगर आप मतलब आप कैटेगरी में और आपके प्रोविजनल लिखा है, आपने 5 नंबर ग्रहण किए नहीं किए वो भी कोई मतलब नहीं है, 5 नंबर से रिलेटेड भी नहीं है, आपकी कैटेगरी है ना, तो भी आपको फॉर्म अप्लाई करना है, क्योंकि 5 नंबर के सिवा एक बात और दी गई है जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। ठीक है ना। 5 नंबर तक वीडियो बनाई है सबने, 5 नंबर के अलावा भी एक बात और दी गई है, मैं लिखा हुआ बताऊंगा आपको नोटिस के अंदर, और उस पर ध्यान नहीं। जिस पे प्रोविजनल लिखा है वो 5 नंबर वाले, ठीक है ना। कैटेगरी आपकी कोई भी कैटेगरी, EWS SC BC कोई कैटेगरी है तो उसको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा ये। ठीक है, 2 मिनट का काम है बस। जर्नल कैटेगरी जिसने 5 नंबर नहीं लिए, 5 नंबर जर्नल कैटेगरी है, यानी UR जो है अनरिजर्व है, 5 नंबर नहीं लिए, और जिसके पास प्रोविजनल भी लिखा नहीं आया है, यानी 5 नंबर नहीं लिए जर्नल वाले के, और तो कोई छूट होती नहीं, तो उसको फॉर्म अप्लाई करने की जरूरत नहीं। यानी किसको अप्लाई नहीं, सिर्फ वो जर्नल वाला जिसने 5 नंबर नहीं लिए और उसके पास कोई 5 नंबर नहीं लिए और उसकी कैटेगरी जर्नल है, तो उसको फॉर्म अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अगर प्रोविजनल नहीं लिखा है तो। ठीक है, उस पर भी लिखा है, कमेंट करके बता देना ऐसा कोई केस हो तो। दूसरी बात, SC वालों को क्यों भरना है जी, OBC वालों को क्यों भरना है जी, तो एक बात यहां देख लो। ठीक है ना, एक बात यहां पर लिखी होगी, मैं बताऊं आपको। ठीक है, मैं बता देता हूं आपको, दिखाई नहीं दे रहा, ये बात लिखी है। अगर आपने IU में छूट ली है, ठीक है, या कोई और प्रकार का आरक्षण भी तो लिया है ना आपने, आरक्षण कैटेगरी में तो आते हो, यानी जर्नल को कितने चाहिए थे, 50% चाहिए थे, और लेकिन आपने वहां पे भर दिया SC, और आप कितने, आपके नंबर आए 38, और आप हो गए क्वालिफाई। ठीक है ना, जर्नल वालों ने SC में अप्लाई कर दिया, आप क्वालिफाई हो गए, मान लो गलती से कर दिया हो, जरूरी नहीं है, क्वालिफाई हो गए, क्वालिफाई लिखा गया, दिक्कत हो गई ना। तो SC OBC EWS तो इसी के लिए भरवाया गया। अभी जर्नल वाला जर्नल में चला जाए, उसने अगर कोई कैटेगरी से गलती वलती कर दी तो उसको सुधारने का मौका दिया जा रहा है, चाहे उसने IU में छूट ली हो, चाहे वो आरक्षण में किसी प्रकार का, चाहे EWS का लगा के लिया हो, चाहे उसने क्वालिफाइंग मार्क के अंदर छूट ली हो, या किसी प्रकार की उसने छूट ली है, उस छूट को क्या करना है, वेरीफाई करना है, आप लेना, क्लेम करना, मेरी छूट सही है या नहीं है, दोनों ऑप्शन मिलेंगे आपको, खोलोगे तब। ठीक है, तो देख लो, जिसने सामाजिक व आर्थिक मापदंडों के तहत अंक लिए हैं, सामाजिक आरक्षण के तहत या आरक्षण के तहत, ये लिखा हुआ है ना, अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया जाए गया है, उसके लिए फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। अगर शिकायत के आधार पर यदि कोई लाभ जिसके उम्मीदवार पात्रता न होते पर नहीं छोड़ता है, तो उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द करने की या उचित कार्रवाई करने की अनुष्ठा की गई है। ठीक है ना, ध्यान रखना। अब और बातें भी बतानी है आपको कुछ। इससे पहले 10/7/2022 का क्या चक्कर है जी, वीडियो लंबी रहेगी, मैंने कहा था अगर आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो लंबी रहेगी भैया। ठीक है, और आप इलेक्ट्रिकल की थ्योरी पढ़ना चाहते हो, आप JEE GSO लगना चाहते हो, इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवाया जा रहा है, निःशुल्क बैच है। ठीक है ना, तो 10/7/2022 का क्या लफड़ा है जी। ठीक है ना, अब आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने नहीं करने, उस चीज के बारे में बताता हूं मैं। कुछ भी नहीं करना है, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। एक डिक्लेरेशन फॉर्म डाला गया HSSC के द्वारा, टेलीग्राम में डाल दूंगा मैं। ठीक है, उसके अंदर है ना क्या लिखा हुआ है, 2021 से 22 फाइनेंशियल ईयर, यानी वित्तीय वर्ष जो है 2022 और 23, 2021 22 22-23 क्यों लिखा है, क्योंकि जुलाई तक की बात की गई है, तो अप्रैल के बाद क्या लग जाता है, दूसरा वित्तीय वर्ष लग जाता है, यानी 10/7/2022 तक आपकी जो इनकम अगर 180 है, 180 है या इससे क्या है कम है, तो 5 नंबर आपको मिले हैं। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको क्या मिले हैं, 5 नंबर मिले हैं। उस 5 नंबर को लेने के लिए आपको इनकम वाला एक डिक्लेरेशन फॉर्म अप्लाई करना है, उसके अंदर कह देना ये बात सत्य है, मेरी इनकम 10/7/2022 से पहले 1,80,000 से कम थी, बस उसमें लिखना है, अपना नाम लिखना है, कुछ कुछ सारा कुछ लिखना है। और दूसरे 5 नंबर किसके मिले हैं, तो 5 नंबर मिले हैं नो गवर्नमेंट जॉब फादरलेस वाले मिले हैं, फादरलेस या नो गवर्नमेंट जॉब के मिले हैं। तो फादरलेस वाले तो सबको पता है, 42 साल 15 साल से उम्र कम थी, वो तो पता ही है, लेकिन नो गवर्नमेंट जॉब का क्या क्या मतलब है, बार बार कमेंट आ रहे थे, इसको बताता हूँ। 5 नंबर मिले हैं आपको,
तो भी क्या करना पड़ेगा, आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। 5 नंबर मिले हैं और प्रोविजनल लिखा है, ठीक है ना। 5 नंबर नहीं मिले हैं और प्रोविजनल, 5 नंबर मिले हैं और प्रोविजनल नहीं लिखा है तो भी भरना है, ठीक है। प्रोविजनल नहीं लिखा, 5 नंबर मिले तो भरना है। 5 नंबर नहीं मिले, प्रोविजनल लिखा तो भी भरना है। क्यों भरना है, क्योंकि आपने कैटेगरी से अप्लाई किया होगा, यानी उसका फायदा लिया आपने, कम मार्क का 38 मार्क से आप क्वालिफाई हुए हो, तो आपको वो भरना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर 10/7/2022 के बाद आपकी इनकम जो है वो 2.5 लाख है, 5 लाख है, 25 लाख है, कोई मैटर नहीं करता। इससे पहले की इनकम जो काउंट होगी, यानी जिस समय कट ऑफ डेट जो दी गई है 7/10/7/2022 से पहले पहले की, ठीक है ना, इससे पहले की, उसमें अगर आप इसको सेटिस्फाई हो, मेरे परिवार में आपके पास, अब मान लो दिसंबर में कोई गवर्नमेंट जॉब लग गया आपका भाई, तो कोई चक्कर नहीं है भाई। 10/7/2022 से पहले आपके घर में गवर्नमेंट जॉब नहीं थी तो इसका मतलब आप 5 नंबर लेने के हकदार हो, ये बात कही गई है। और 1/80 से इनकम कम थी, हकदार हो। पहले ज़्यादा थी, अब कम हो गई है, हकदार नहीं हो। इनकम आपकी 10/7/2000 से 2.5 लाख थी, अब आपने 1 लाख करवा ली, 1 लाख का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि वो 10/7 पहले वाली मान्य होगी। अगर आप हो तो भर देना, नहीं तो अपने 5 नंबर कह देना, जी हमारे 5 नंबर आप वापस ले लो, हमें नहीं चाहिए बस, ठीक है ना। फायदे में रहोगे, क्योंकि कायदे में रहोगे तो ही फायदे में रहोगे। उसके बाद का कोई फंडा नहीं है। एक एक चीज समझाऊंगा, वीडियो इसलिए लंबी हो जाएगी। अब गवर्नमेंट जॉब वालों का क्या चक्कर है, सारी लास्ट में एक बार क्लियर और कर दूंगा। अब गवर्नमेंट जॉब वालों का क्या चक्कर है बताइए। गवर्नमेंट जॉब किसकी मान्य होगी, हमारे ना, मेरा तो भाई लगा हुआ है जी, उसने अपनी फैमिली आईडी अलग बनवा ली, मैं 5 नंबर ले सकता हूँ क्या, क्यों क्यों, ठीक है ना। वो अलग रहने लग गया क्या, कुआरा ही, रांडा में अलग अलग रहने, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो क्या है, उसका क्या चक्कर है, ध्यान से सुनो। अगर आप मेल कैंडिडेट हो, यानी आप आदमी हो, ठीक है, तो आप नौकरी न लगे होनी चाहिए, आपके पापा नौकरी में नहीं होने चाहिए, आपकी माँ नौकरी में नहीं होनी चाहिए, आप अविवाहित भाई है, यानी रांडा भाई, ठीक है ना, छोटा हो बड़ा हो, जिसकी अब तक शादी नहीं हुई है, वो नौकरी में ना होना चाहिए। विवाहित हो गया जी, उसकी तो शादी हो गई जी, और मेरे नंबर नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं। आपके भाई की शादी हो गई है, वो आपके साथ रहता हो, चाहे उसकी फैमिली आईडी अलग हो, आपका भाई की शादी हो गई है, तो आप 5 नंबर ले सकते हो, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है ना। और आपका बेटा भी नौकरी पे लगा ना हो, क्योंकि 42 साल तक उम्र होती है, हो सकता है आज 40 साल का हुआ बेटा 20 साल का हो गया, फौज वोज में लग गया हो, ठीक है, और आप अभी सोच रहे हो 5 नंबर ले लूँ, तो भी नहीं मिलेंगे। समझ में आई। आप, पापा, माँ, भाई, अगर वो कुंवारा है तो, और नौकरी लगा हुआ तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। और भाई, और उसके बाद बेटा, अगर भाई की शादी हो चुकी है, ठीक है, तो आपको मिलेंगे। अगर बहन है, बहन की शादी हुई हो चाहे नहीं हुई हो, आपको 5 नंबर मिलेंगे, अगर आपकी बहन सरकारी नौकरी में है तो आपको कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। लड़की, लड़की का मतलब सेम है, आप ना हो, पापा ना हो, माँ ना हो, अविवाहित भाई ना हो, यानी भाई शादीशुदा है और लड़की, मतलब भाई की शादी हो चुकी है और वो सरकारी नौकरी लगा है, फिर भी आपको क्या मिलेंगे, 5 नंबर मिलेंगे। अगर भाई की शादी नहीं हो, अब तक वो कुंवारा है, तो उस लड़की को भी 5 नंबर नहीं मिलेंगे। बहू, यानी लड़की क्या, ससुराल चली जाती है, तो उसके बाद वो आप लगी ना हो, ठीक है ना, उसका पाप मतलब पति ना लगा हुआ हो, ठीक है ना, उसके सास ससुर में से कोई लगा हुआ नहीं होना चाहिए, अविवाहित देवर नहीं लगा होना चाहिए, उसका जेठ भी नहीं लगा होना चाहिए, उसका बेटा भी नहीं लगा होना चाहिए। यानी अविवाहित देवर और जेठ का मतलब क्या है, ब्रोदर इन लॉ लिखा हुआ है। हो सकता है जी सरकारी नौकरी लग गया जेठ और शादी नहीं करवाई, नहीं करवाऊंगा मैं तो, खट्टर साहब की तरह, ठीक है ना, तो वो जेठ भी 5 नंबर तोड़ सकता है, किसके, बहू के, ठीक है ना। देवर की शादी नहीं और नौकरी लग गया, वो 5 नंबर कटा सकता है, किसके, बहू के, ठीक है ना। तो अविवाहित देवर या बहू, नौकरी लगे हुए हैं और शादी हो गई, 5 नंबर का कोई लफड़ा नहीं है, आपको 5 नंबर के हकदार हो। और जेठ कोई भी आप नौकरी लगा हुआ तो आप हकदार हो। तलाकशुदा, डिवोर्स जो है, उसके लिए क्या, वो आप लगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो कहाँ रहेगी, मायके में रहेगी, तो उसके पापा नहीं लगे होनी चाहिए, उसकी माँ नहीं लगी होनी चाहिए, अविवाहित भाई भी नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि मायके में रहेगी तलाकशुदा, तो वो मायके के अंदर अविवाहित भाई और उसका बेटा भी न लगा होना चाहिए, ठीक है। और फैमिली आईडी अलग कर लीजिए हमने तो,
इनमें से कोई दिक्कत नहीं है। आपके पापा नौकरी लगे, आप अलग से रहने हो, सेपरेट आईडी बना ली, मतलब फैमिली आईडी बना लिया, अपने पीपीपी कार्ड, राशन कार्ड, आईडी सब कुछ अलग बनवा लिया, तो भी ये आपके परिवार में ही काउंट होंगे अगर ऐसा कुछ होता है तो। चाहे फैमिली आईडी अलग हो चाहे न हो, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि पापा पापा रहेंगे, माँ माँ रहेगी, भाई भाई रहेगा, सास सास रहेगी, ससुर ससुर रहेगा। ठीक है ना, आपकी फैमिली आईडी अलग हो कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि ये आपके फैमिली मेम्बर हैं और इस प्रकार से पूरा करते हैं। इनसे अलग है मान लो तो नौकरी मिलेंगे, अगर ये सिस्टम है तो आपको नौकरी के 5 नंबर नहीं मिलेंगे। इससे क्लियर और कोई नहीं बताएगा आपको। ठीक है ना, फैमिली आईडी अलग होने का कोई चक्कर नहीं है भी मैं नौकरी लगाऊं जैसे, ठीक है, और मेरा भाई अगर 5 नंबर लेना तो मैं फैमिली आईडी अलग करवा लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मेरे 5 नंबर, अगर मैं विवाहित हूँ तो 5 नंबर भाई को चाहिए, फैमिली आईडी साथ में हो तो भी मिलेंगे, अगर अलग है तो भी मिलेंगे, कोई चक्कर नहीं है। अगर मैं नौकरी में हूँ, ठीक है, और मैं फैमिली आईडी अलग कर लूँ, मैं कुआरा हूँ मान लो, ठीक है, और मेरे भाई के क्या हो जाए, मेरा भाई फॉर्म अप्लाई करता है, मैं कुआरा हूँ, मैं फैमिली आईडी अलग है, तो भी मेरे भाई को 5 नंबर नहीं मिलेंगे। स्पष्ट बात, इससे स्पष्ट और क्या बताएंगे। ठीक है, तो ये बातें थी, अब समझ में आ गया फंडा क्या, इससे और क्लियर क्या बताएंगे बताओ भैया आपको। ठीक है, ये क्या करना है, एक्स सर्विस में आपने कोई कैटेगरी ली है मान लो, दे ठीक है, चाहे आप सोशल इकोनॉमिक कैटेगरी में आते हो, यानी आपके क्या है 5 नंबर यहाँ से मिले होंगे, ठीक है, किसी तरीके से 5 नंबर मिले हैं आपको, जितने नंबर मिले हैं तो वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इकोनॉमिकल EWS, ठीक है, मेरा क्या भरा हुआ था पहले, EWS में भरा हुआ था। EWS में तब भरा हुआ था क्योंकि पहले भरा हुआ था, उसको मैंने क्या किया, मॉडिफाई नहीं करवाया था। मॉडिफाई क्या है, उसमें करेक्शन वगैरह नहीं करवाई थी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लगने से पहले मेरा EWS में था मान लो, ठीक है। लेकिन अब मेरा गवर्नमेंट जॉब होगी, मेरी सैलरी क्या होगी, ज़्यादा होगी, सैलरी ज़्यादा होगी यानी इनकम ज़्यादा होगी, तो ना तो मैं इनकम वाले में 5 नंबर काउंट होता, न मेरा EWS वाले में काउंट होता। तो मैंने EWS कैटेगरी छोड़ दी है, मैं किस में आ गया, मैंने क्लेम किया भी, क्लेम EWS, आई वांट फॉरगो माई, ठीक है, कैटेगरी। तो मैंने क्या है EWS कैटेगरी छोड़ दी है, EWS कैटेगरी छोड़ दी। अब मेरे को ये मान्यता जो EWS का क्राइटेरिया वो नहीं दिया जाएगा, यानी मैं जर्नल में आ गया अब, और 50% नंबर मेरे बनते हैं तो ही मैं पास होऊंगा, क्वालिफाई होऊंगा, नहीं तो मेरे को क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। यानी इसमें से 3,57,000 में से कोत कैंडिडेट बाहर जाने वाले हैं, क्योंकि वो EWS के अंडर में आए थे या उन्होंने किसी न किसी तरीके से नंबर लिए थे। तो और कम होने वाले हैं कैंडिडेट, ज़्यादा तो होने की संभावना है, क्योंकि या तो आप निकाल सकते हो नंबर या वो रख सकते हो, बस जोड़ नहीं सकते। ये बात हो गई, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे भरा था मैंने, ये इसको लेके इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ठीक है। उसके बाद मैंने ये सेलेक्ट किया भी मैं ये क्लेम करता हूँ भी नहीं लेना चाहता, मैं इसको विड्रॉ करना चाहता हूँ, मेरी कैटेगरी को मैंने विड्रॉ कर दिया। और विड्रॉ करने के बाद मैंने यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड किए, सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ साइन आया, ठीक है, सबमिट, और सबमिट के बाद ओके किया मैंने, ओके करके प्रिंट आउट ले लिया, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। यानी मैंने कौन सी कैटेगरी छोड़ दी, EWS छोड़ दी है। अब EWS का कोई भी फ़ायदा मुझे नहीं मिलेगा, और वैसे भी नहीं मिलेगा क्योंकि अपने अच्छे नंबर है भाई, बढ़िया नंबर है, कोई चक्कर नहीं है। सीटी का पेपर हम दे देंगे, है ना। और जी थे भी दोगा, क्यों मेरा क्यों हो रहा है भाई, मैं हरियाणा का निवासी को नहीं, ठीक है। तो आपा पहले से गवर्नमेंट जॉब में है तो मेरे को कुछ फ़ायदे नहीं मिलेंगे, 5 नंबर भी नहीं मिलेंगे, और उसके बाद क्या नहीं मिलेंगे, वो 5 नंबर वाला, और EWS में भी क्योंकि 6 लाख तक की जो क्राइटेरिया है वो भी आप क्रॉस करते हैं, तो वहाँ पे भी अपने को वो EWS छोड़नी पड़ेगी। देख लो भैया, ओहो हो दुख हो गया, ठीक है। लाइनमैन SC GSO JEE के लिए आप तैयारी करना चाहते हो तो यहाँ जुड़ सकते हो, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको यहाँ पढ़ाया जाता है, जिस प्रकार से डिटेल से बताया गया है। तो मैंने किस तरीके से फॉर्म भरा, यानी आपके पास, मैंने फिर बता देता हूँ, कैटेगरी है तो आपको छोड़नी है, अगर आप उसको क्लेम करते हैं तो आपको येस नो, आपके पास कैटेगरी है तो आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। ये आपके पास कोई कैटेगरी है, यानी SC है, BC है, OBC है, EWS है, या आपने 5 नंबर लिए हैं, तो 4 केस बनते हैं जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा। आपके पास 3 तो कैटेगरी हो गई, और चौथा आपके पास क्या है, सोशल इकोनॉमी नंबर जो लगे हुए हैं, यानी आर्थिक आधार पे आपको नंबर दिए गए हैं वो। अगर इनमें से आपके पास एक भी चीज़ है तो आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्लेम करना पड़ेगा, तब आपकी वो कैटेगरी रहेगी, ठीक है। सब बता दिया ना। अब बताओ, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर देना, शेयर कर देना इसको, जिसके भी डाउट हैं सारे क्लियर हो जाएंगे,
सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सारे एक एक बात को मैंने बताया है। अगर ऐसी वीडियो आगे से कोई भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को शेयर करना। जितना बढ़िया रिस्पांस दोगे आगे से मैं डिटेल में बताऊंगा, नहीं तो फिर सभी बनाते हैं उसी तरीके से मैं भी आपको कहूँगा नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है ना। ध्यान रखना इस बात का। शेयर करो, ज़्यादा ज़्यादा कमेंट करो कि कैसी इन्फॉर्मेशन रही, ठीक है ना। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करो। और आप इलेक्ट्रिकल से पढ़ना चाहते हो, लाइनमैन, जीएसओ, जेई वगैरह लगने चाहते हो तो अपने साथ जुड़ सकते हो। बहुत ही अच्छा आपको टेक्निकल सिलेबस जो 70% का करवाया जाएगा यहाँ पे। आपके भाई बहन जो भी लगना चाहते हैं वो एक बार वीडियो देख लीजिए, उनको प्रेफर कीजिए भी, ये वीडियो देखो, आप नौकरी लग सकते हो, आपका नौकरी लगने का सपना पूरा हो जा सकता है। क्योंकि मैं पहले से लगा हुआ हूँ तो मैं आपको रोज़ वही चीज़ें बताऊँगा जो मेरा एक्सपीरियंस है। मज़ा बहुत आएगा, नौकरी का इज्जत होती है भाई। सबसे पहले रिश्तेदार यही कहते हैं ये सरकारी नौकरी लग रहा है, ठीक है। तो सरकारी नौकरी का सपना आपका 2023 में पूरा होने वाला है। बहुत बड़ी भर्तियां हैं, ग्रुप डी की भी आने वाली है, सी की भी आने वाली है, और कितनी भर्तियां आपने देखा भी होगा सीईटी के मेंस के अंदर है। उसके बाद रेलवे की 60-70 हज़ार से पोस्ट आने वाली है। तो 2023 में आपका जॉब लगने का सपना ज़रूर पूरा होगा। आप मेरे साथ बने रहिए और भगवान करे इस दिवाली पे आपको एक ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में और सरकारी आप एक जवाई हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे।